हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर हम महाभारत बैच की हिंदी को पढ़ रहे थे, जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा से अव्यय तक। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो धोखा जो है ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, भाववाचक संज्ञाएं होती क्या है? वे संज्ञा शब्द जो गुण, दोष, अवस्था या फिर भाव आदि का बोध कराते हैं उनको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जो होती है अमूर्त होती है, यानी ये अदृश्य होती है, ये दिखाई नहीं देती, इनको सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे कि आपका मित्रता हो गया, चतुराई हो गया, बेईमानी हो गया, ये सभी जो है किसी के भाव है, ये किसी के गुण है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है मित्रता। मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है आय, साधना और ऊंचाई। ये तीनों शब्द जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है तीन तरीके का होता है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा मैं, या फिर इसके ही कारक विभक्ति हो जाएगा मैं, हम। ठीक है, मध्यम पुरुष का हो जाएगा तू, तुम। अन्य पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे वे, वह आदि। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं। स्वयं जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसे, उसे, यह, वह। ये सभी जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 6। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, या फिर इस पदार्थवाचक संज्ञा को ही द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार यहाँ पर संज्ञा के हो जाते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा जो, सो, जब। ठीक है, ये यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 8। मानव शब्द का विशेषण निम्न में से क्या बनेगा? तो देखिए, मानव शब्द का जो विशेषण बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानवीय। मानवीय यहाँ पर मानव शब्द का विशेषण बनेगा, जबकि ऑप्शन नंबर सी पर यहाँ पर मानवता है। ये मानवता जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण प्रश्न में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी मानवीय इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 9। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। इसमें आधा लीटर निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो देखिए, आधा लीटर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए परिमाण की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आधा लीटर में जो है परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 10। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया, जैसे कि राम पढ़कर सो गया, यानी पहले उसने पढ़ाई की और फिर तुरंत उसके बाद सो गया, तो पहले एक क्रिया हुई पढ़ना और फिर उसके बाद दूसरी क्रिया हुई सोना। ठीक है, तो जहां आपस में इस तरह से दो क्रिया हो जाती है वहां पर हो जाता है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है? तो हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तुम आते तो मेरा काम बन जाता। बेसिकली इसमें एक बात दूसरे पर निर्भर रहती है, दूसरे पर डिपेंडेंसी यहाँ पर रहती है उसकी। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यानी मेरा काम कब बनता? जब तुम आते। ठीक है, मेरा काम बनना किस पर निर्भर है? तुम्हारे आने पर। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है? यानी कि अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल में भी पूरा नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वह पढ़ रहा था, यानी वह पढ़ ही रहा था, उसने काम पूरा नहीं किया था, वो पढ़कर बैठ नहीं गया था, वह पढ़ ही रहा था, यानी कि बराबर चल रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? तो आसन्न भूत क्या होता है? जो बिल्कुल अभी अभी हुआ हो उसको यहाँ पर आसन्न भूत कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, यानी कि अभी अभी पहुंचा है, तो आसन भूत इसमें यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग होता है? तो देखो सदैव पुल्लिंग जो होता है वो होता है तोता। ठीक है, यहाँ पर तोता का तोती नहीं हो जाएगा, तोता का स्त्रीलिंग थोड़े बना देंगे तोता, इसमें नर तोता मादा तोता ऐसे यहाँ पर पहचाना जाता है। जबकि यहाँ पर चील जो है ये अपने आप में ही स्त्रीलिंग है। कुत्ता यहाँ पर पुल्लिंग है, कुत्ता का स्त्रीलिंग कुतिया हो जाता है। घोड़ा घोड़ा पुल्लिंग है, घोड़े का स्त्रीलिंग घोड़ी हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है? तो देखिए हार, हार जो होता है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। जैसे कि कोई युद्ध हो रहा है और उसमें किसी की हार हो जाती है, तो यहाँ पर तो ये काम करता है स्त्रीलिंग के रूप में, जब किसी की हार हो जाती है। वहीं यहाँ पर आभूषणों में देखेंगे कि एक मेरा हीरो का हार बना दीजिए, तो ये हीरो का हार जो होता है ये यहाँ पर पुल्लिंग का कार्य करता है। तो हार जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन रूप में प्रयुक्त होता है? तो देखिए सदैव बहुवचन वाला जो शब्द है यहाँ पर प्राण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वाक्य एक वचन का हो या बहुवचन का हो, प्राण का जो प्रयोग होगा वो हमेशा बहुवचन में ही होगा, तो इसलिए जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है वो प्राण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में करण कारक है? तो देखिए यहाँ पर करण कारक की जो पहचान है वो हो जाएगी के द्वारा, यानी के द्वारा जहाँ भी वाक्य में प्रयोग हुआ होगा वहीं पर करण कारक होता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, बहू ससुर से लजाती है, तो यहाँ पर आप के द्वारा प्रयोग करके देखेंगे, बहू ससुर के द्वारा लजाती है, तो ससुर के द्वारा थोड़ी ल जाएगी, ससुर से ल जाती है, तो यहाँ पर तो करण कारक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो बात फिट नहीं बैठ रही। ऑप्शन नंबर बी, गीता रश्मि से पतली है, तो गीता रश्मि से पतली है, यहाँ पर तो आपका अपदान कारक हो जाएगा। जब तुलना होती है कहीं तो वहाँ पर अपदान कारक होता है। वैसे भी आप इसमें के द्वारा प्रयोग करके देखें तो फिट नहीं बैठेगा। देखिए गीता रश्मि के द्वारा पतली है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से कोलकाता कितनी दूर है, तो यहाँ पर के द्वारा प्रयोग करके देखेंगे, दिल्ली के द्वारा कोलकाता कितनी दूर है, जी नहीं, यहाँ पर भी नहीं बैठ रहा, ये भी ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, मैं किसके हाथ मिठाई भेजूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं किसके हाथ, मैं किसके द्वारा मिठाई भेजूँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल वाक्य सटीक बैठ रहा है, मैं किसके द्वारा मिठाई भेजूँ, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इसमें यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। करण कारक की एक और पहचान होती है से, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से जरूर लगा हो, के द्वारा अगर वाक्य में प्रयोग करके आ रहा है तो वही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 18 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, मुझसे हंसा नहीं जाता, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये इस तरह के जो नकारात्मक वाक्य होते हैं वो यहाँ पर भाववाचक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो देखिए अव्यय के अंतर्गत जो गणना की जाती है वो ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वे अव्यय ही यहाँ पर कहे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक मतलब समय, क्या यहाँ पर समय की बात हो रही है? मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, क्या इसमें कोई समय की बात है? जी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक, क्या यहाँ पर किसी परिमाण की बात हो रही है? जी नहीं, यहाँ पर परिमाण की बात नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, स्थानवाचक, क्या यहाँ पर किसी स्थान की बात हो रही है, किसी स्थान का जिक्र है? जी नहीं, तो ये भी। इस तरीके से आप ऑप्शनों को एलिमिनेट करके अव्यय वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रीतिवाचक। ठीक है, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कारणवाचक अव्यय, क्योंकि यहाँ पर देखिए वह लाचार है, किस कारण से लाचार है? क्योंकि वह अंधा है, ये कारण है उसके लाचारी का। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए रेखांकित शब्द जो है यहाँ पर बहुत है और उसमें यहाँ पर विशेषण का प्रकार पूछा गया है, तो विशेषण यहाँ पर हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है,
ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। दूध कितना देती है? बहुत। तो यहाँ पर एक परिमाण की बात हुई है कि कितना दूध देती है, बहुत दूध। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तब पहली क्रिया यहाँ पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे राम पढ़कर सो गया, राम ने पहले कौन सी क्रिया की? पढ़ना, यानी कि राम पढ़कर फिर उसके बाद सो गया, दूसरी क्रिया क्या होगी? सो गया। तो पहली क्रिया जो होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो संबंध बोधक शब्द जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना। ये संबंध बोधक अव्यय का एक उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो राम खाता होगा, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदिग्ध वर्तमान, यानी कि वर्तमान में बात चल रही है कि राम इस वक्त क्या कर रहा होगा, पक्का पता नहीं है कि कर क्या रहा होगा, अंदाजा लगा लिया कि शायद वह खा रहा होगा, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार के उदाहरण है? तो सब कोई यानी किसी निश्चित चीज का यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप भला तो जग भला ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो सीता सखियों सहित गई, तो यहाँ पर ये सखियों के साथ इसका संबंध जोड़ रहा है, कौन? सहित। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तो इसमें कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय इसमें यहाँ पर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो देखिए यहाँ पर जो शब्द किसी विशेष्य की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए उनको यहाँ पर प्रविशेषण कहते हैं। तो देखिए इस वाक्य में जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा लाल, ठीक है। सेब कैसा है? लाल, ये तो हो जाएगा आपका विशेषण। लेकिन इस लाल की भी एक और विशेषता बता दी कि लाल जो है ये सिंदूरी लाल है, यानी कि ऐसा वैसा लाल नहीं है, ये सिंदूरी वाला लाल है। तो यहाँ पर इस विशेषण की भी विशेषता यहाँ पर बता दी गई है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रविशेषण। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 31, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो देखिए जो मैं खाना खा चुका था, इसमें यहाँ पर इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर होना चाहिए था मैं खाना खा चुका हूँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा आसन्न भूत, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, मैं खाना खा चुका हूँ। कोई आया भाई, उसने पूछा भाई खाना खा ले, भाई मैं तो अभी अभी खाया, मैं तो खाना खा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए आसन्न भूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 32, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद का कौन सा कारक है? राजा सेवक को या राजा सेवक के लिए कंबल देता है, के लिए कहाँ पर होता है? संप्रदान कारक में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें यहाँ पर संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 33, वह अगले वर्ष आएगा, इसमें कौन सा कारक है? तो वह अगले वर्ष पर आएगा या फिर वह अगले वर्ष में आएगा, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बनाइए। तो इसमें यहाँ पर जो कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो हुआ है में, तो में किस में होता है? अधिकरण में पर, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक इस वाक्य में यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 34, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 35, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए चाकू शब्द का जो बहुवचन होगा वो चाकू ही हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा, चाकू ही बहुवचन में भी प्रयोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 36, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसमें कौन सा कारक है? तो बच्चे बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं, तो के द्वारा किसकी पहचान है? करण कारक की, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 37, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में जो क्रिया हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 38, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 39, ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है? यहाँ पर ये खाली स्थान दिया गया है, इसको हमें यहाँ पर एक सटीक
विकल्प से यहाँ पर इसको भरना है। तो ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है? तो ताजमहल जो है वो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 40, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? तो ज्यादा शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो देखिए सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो हो जाएगा सहायता। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 42, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जिसके जैसे और हो उनको यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। शिक्षक के जैसे भाई और भी तो शिक्षक है ना, बहुत सारे शिक्षक है दुनिया में, ठीक है। तो इनकी एक अलग ही जाति होती है शिक्षकों की, तो ठीक है शिक्षक क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 43, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो देखिए राम किताब पढ़ता है, ये पढ़ता है जो है ये क्रिया है। ये क्रिया किसके अनुसार यहाँ पर आई है? राम के अनुसार आई है। राम क्या है यहाँ पर? कर्ता। कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया आई है। राम किताब पढ़ता है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कृतवाच्य। जैसे यहाँ पर हम राम की जगह कोई स्त्री लगा लेते हैं, जैसे कि सीता किताब पढ़ती है। अब देखिए सीता लगा दिया, अब सीता क्या है? स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। सीता किताब पढ़ती है, ठीक है। यानी कि जो क्रिया बदल रही है ये किसके अनुसार बदल रही है? कर्ता के अनुसार बदल रही है। और जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदले तो वहां पर कर्तवाच्य होता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पर क्रिया जो है ये कर्म के अनुसार बदलने लगे तो वहां पर कर्मवाच्य हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 44, वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो वे आम के पेड़ है, यहाँ पर कर दिया इसने निश्चय, ठीक है। ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए स्पर्श, लेख, दुख, ये तो पुल्लिंग है। लेकिन ये जो गरिमा है, आप अपनी गरिमा में रहिए, ठीक है। आप गरिमा बनाए रखिए। देखिए स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है, तो इसलिए गरिमा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 46, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो देखिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा यहाँ पर मनुष्य, मनुष्य जाति, मानव जाति, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 47, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो जो अभी हो रही है, भाई हो रही है तो हो रही है, अभी पूरी थोड़ी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। भाई क्रिया अभी हो रही है, वर्तमान चल रहा है और पूरा भी नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान ही तो कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 48, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो श्याम पेंसिल के द्वारा लिखता है। के द्वारा किसकी पहचान है? करण कारक की। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषा के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो देखिए भाषा के लिए, अब देखिए भाषा क्या? कड़कती भाषा ऐसे कहेंगे, कड़कती भाषा, तेजस्वी भाषा, ओजस्वी भाषा, तेज भाषा। भाषा को आप किस तरीके से कहते हैं? तो भाई भाषा को कहते हैं ओजस्वी भाषा, बड़ी ही ओजस्वी भाषा बोलता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बड़ी कड़कती भाषा बोलता है, ऐसे नहीं कहेंगे, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 50, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए क्रमवाचक होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो होते हैं ये क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दूसरा। बात करें यहाँ पर आवर्तीवाचक विशेषण की। आवर्तीवाचक विशेषण में होता है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस तरीके से एक गुना में जो होते हैं ये आवर्तीवाचक विशेषण होते हैं। वही बात करें यहाँ पर गणनावाचक विशेषण की, तो गणनावाचक विशेषण में सिंपल सी गिनती ही गिनी जाती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये है ना, ये आपके गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो देखिए गुणवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा उचित, ठीक है। उचित एक गुण है, ये गुणवाचक विशेषण है ना। उचित बात कह दी भाई तूने, तो उचित मतलब ठीक, ठीक बात कह दी भाई, बात का गुण बता रहा है कि कैसी है, उचित बात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा से बना विशेषण शब्द पहचानिए। तो देखिए संज्ञा से बना विशेषण शब्द यहाँ पर हो जाएगा सुगंधित। सुगंधित जो है ये सुगंध शब्द से बना है, और सुगंध जो है एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा से ही सुगंधित बना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 53,
सौर किस मूल शब्द से बना है? तो सौर जो बना है वो सूर्य से बना है, ठीक है। सूर्य शब्द से ही सौर का निर्माण हुआ है। मूल शब्द क्या है आपका? सूर्य। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो देखिए विशेषण यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आग्नेय। चट्टाने जो होते हैं आपके कई तरीके की चट्टाने होती है, आग्नेय चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, ठीक है। तो ये चट्टाने कैसी है? आग्नेय चट्टाने हैं, ठीक है। तो आग्नेय जो है चट्टान की विशेषता बताता है, इसलिए आग्नेय विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 55, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? यानी कि वो मूल शब्द कौन सा है जिससे चारित्रिक बना है? तो चरित्र से ही यहाँ पर चारित्रिक बना है, मूल शब्द हो जाएगा चरित्र। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 56, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये जो गुने में आते हैं ये आपके आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 57, कभी न कभी में कौन सी क्रिया विशेषण है? तो कभी में कभी जो है वो यौगिक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 58, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए जब एक क्रिया को करके तुरंत दूसरी क्रिया में लग जाता है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो नहाकर जो है यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 59, हो सकता है वह आया हो, इसमें वाक्य का कौन सा भेद है? तो ये जो वाक्य है ये संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, संदिग्ध वर्तमान।